बिहार में जीत के बाद अब एनडीए सरकार बनाने की कवायद में जुट गया है। आज मौजूदा नीतीश कुमार सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक हुई और फिर नीतीश बाबू ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब मंगलवार को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद बीजेपी विधायक दल का नेता चुनाव होगा और फिर एनडीए के तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं मर्तबा बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ले लेंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है तैयारियों के साथ। 6 विधायक अगर एक पार्टी के हैं तो उस पर एक मंत्री, फॉर्मूला तय कर दिया है कि आपके 6 विधायक तो आपके पास एक मंत्री आएगा। एनडीए के 5 दल इस वाले फॉर्मूले पर सहमत भी हो गए हैं। एनडीए को जीत मिली है तो वो सरकार बनाने में व्यस्त है, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन को हार मिली है और आपसी सिर फुटअव्वल में वो वहां पर व्यस्त दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में राज्य और केंद्र के नेता के सुर ताल बिल्कुल अलग अलग है। दूसरी तरफ बिहार में सीएम पद के लिए चुनाव लड़ रहे तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें अब उनके घर से निकलकर पब्लिक में आ गई हैं। पूरे बिहार चुनाव में विपक्ष के हर फैसले का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव पर इस बार उनकी बहन ने कुछ संगीन आरोप लगाए हैं। पहले आप रोहिणी का वो पूरा बयान सुनिए। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका? रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या? कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। अभी यहाँ शो पर आने से पहले मेरी खुद रोहिणी आचार्य से बात हुई। बहुत खराब है, उनका गला बैठा हुआ है और वो बहुत दुखी भी हैं। एक बात उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से कही, एक बात उन्होंने मुझसे कही, जो मेरे पिता चाहेंगे उसके आगे मैं नतमस्तक रहूंगी। मेरे लिए कोई पार्टी बड़ी नहीं है, मेरे लिए कोई शख्स बड़ा नहीं है, मेरे लिए सिर्फ मेरे माता पिता बड़े हैं और जो मेरे साथ हुआ है वो किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। रुबिका जी, किसी बेटी के साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से मोहब्बत की है और मेरे पिता की खड़ी की गई इस पार्टी के लिए जान तक निसार करने में मैं पीछे नहीं हटी हूं और ना हटती। लेकिन चूंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी, हमने भी बहुत ज्यादा बात करना उचित नहीं समझा, लेकिन उनके दर्द को हमने महसूस जरूर किया। लालू परिवार में रोहिणी आचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ है उस पर अब बिहार की सभी पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। तेजस्वी के सहयोगी इसे पारिवारिक मैटर बताकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनडीए कह रहा है जो अपनी बहन की इज्जत नहीं रखता, जो अपनी बहन का सम्मान नहीं रखता, वो बिहार की मां बेटियों को क्या मान और सम्मान दिला पाएगा या देगा। ये बात सिर्फ एनडीए की तरफ से नहीं कही जा रही है। लालू के करीबी रहे आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी पूरे विवाद पर लालू यादव को नसीहत दी है और कहा है कि बेटी रोती हुई चली गई और वो चुपचाप देख रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या लालू यादव अब अपने सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव के सामने इतने लाचार हो गए हैं कि अपनी बेटियों के अपमान पर भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं या कुछ नहीं कह पा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव आरजेडी में इतने बड़े नेता हो गए हैं कि उन्हें लालू यादव और राबड़ी देवी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि लालू परिवार के करीबियों की माने तो सब कुछ अपने मन मुताबिक करने के बाद भी तेजस्वी सिर्फ 25 सीट जीत पाए। उनके सलाहकारों की मानने के बाद भी वो केवल 25 सीट जीत पाए, जबकि तेजस्वी के अलावा आरजेडी के टिकट पर इस बार परिवार से कोई भी मैदान में नहीं था। सारी टिकट तेजस्वी यादव ने संजय यादव और रमीज की सलाह पर बांटी। परिवार में और किसी की कुछ नहीं चली। संजय यादव की ही सलाह पर तेज प्रताप यादव को भी पार्टी से निकाला गया, तब भी राबड़ी देवी चुप रही, लालू प्रसाद यादव चुप रहे। हालांकि फैसले से वो सहमत नहीं थी। मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, उनका कोई दखल चुनावी फैसलों में नहीं था। वो सिर्फ अपने भाई के लिए
अपने पिता के लिए, अपनी पार्टी के लिए वहां पर मौजूद थी। और इन सब के बाद जब नतीजे सामने आते हैं तो सब हक्के बक्के रह जाते हैं, खराब आते हैं। परिवार ने सलाहकारों पर जब निशाना साधा तो क्या हुआ, आपने नतीजा देखा। बहन को अपमानित किया गया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद रोहिणी आचार्य कह रही हैं। और इसीलिए आज सवाल लालू परिवार के आंतरिक कलह से ऊपर एक बेटी के अपमान पर है। क्यों भारत के नेताओं को जब अपने परिवार से किसी को आगे बढ़ाना होता है तो बेटी की जगह बेटे को तरजीह देते हैं? क्यों? जब लालू प्रसाद यादव की जान पर बनाई थी तो बेटे को तरजीह दी थी कि बेटी को तरजीह दी थी? काम कौन आया था, बेटा काम आया था कि बेटी काम आई थी? ये वही रोहिणी है जिन्होंने अपनी एक किडनी अपने बाप को दी बगैर कुछ सोचे समझे। 3 बच्चे हैं उनके। अब डबडबाई आंखों के साथ लालू यादव के घर से वो रुखसत हो रही है तो कोई रोकेगा नहीं। उस वक्त तो बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं किया गया। लेकिन आज जब हार की जिम्मेदारी पर परिवार ने तेजस्वी के सलाहकारों पर उंगली उठाई तो रोहिणी पराई हो गई और उनके मुताबिक जूता दिखाया गया, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। रोहिणी को आपने लालची कह दिया, सियासी महत्वाकांक्षी कह दिया। अगर लालू की सियासत पर उनके ही परिवार का हक है तो वो हक तो जितना तेजस्वी का है उतना ही मीसा भारती और रोहिणी का भी है। या लालू के जिस भी बच्चे के अंदर सियासी महत्वाकांक्षा है सबका बराबरी का हक होना चाहिए। अगर पारिवारिक है पूरी की पूरी पार्टी, फिर खुद से 11 साल बड़ी अपनी बहन से तेजस्वी को क्या वाकई इस तरीके का सलूक करना चाहिए था? जैसा वो बता रही हैं कि भाई के घर से बेआबरू होकर निकली हैं वो, क्या इस तरीके का अपमान करने की इजाजत कोई दे सकता है या दी जा सकती है? क्या भारत में महिलाओं को इसी तरह के अपमान से सियासत में से गुजरना होगा? और ये पहला मामला तो नहीं है जो हमको दिखाई दे रहा है। किडनी चाहिए तो बेटी और पार्टी को आगे ले जाना है तो बेटा। इससे पहले 25 मार्च 1989 को, वो दिन याद कीजिए जब तमिलनाडु विधानसभा में जयललिता की साड़ी खींची गई थी। 1993 याद कीजिए जब ममता बनर्जी को कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग से घसीटकर बाहर फेंक दिया गया था। 2 जून याद कीजिए 1995 जब लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती पर जानलेवा हमला हुआ था। पिछला साल 2024 आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालेवाल, केजरीवाल के करीबियों पर मारपीट का उन्होंने आरोप लगाया था। इन सब घटनाओं का असर भी भारत की राजनीति में याद रखिएगा। और अभी अपने पिता से एक और लड़ाई आप जानते हैं तेलंगाना में लड़ रही हैं के कविता। वो भी अपने भाई पर इल्जाम लगा रही हैं कि उनकी वजह से हमें इस तरीके से बेआबरू होकर घर से रुखसत होना पड़ा। शक्ति का उपासक ये देश सब कुछ भूल सकता है, नारी का अपमान नहीं भूल सकता है, याद रखिएगा। ये जयललिता के केस में भी देश ने देखा, मायावती के केस में भी देखा, ममता बनर्जी के केस में भी देखा। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है, रोहिणी आचार्य का अपमान क्या तेजस्वी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है? क्या लालू यादव का कंट्रोल अब अपने परिवार पर नहीं रहा? क्या परिवार के टकराव की वजह राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी, वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी, हमारे साथ पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार भी और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कन्हैया बेलारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजीव रंजन जी मैं आपसे कर रही हूँ। सर, मेरी अब से कुछ देर पहले रोहिणी आचार्य से बात हुई है और अभी अभी ये शो शुरू करने से पहले बड़ी खबर आई कि लालू प्रसाद यादव ने ये कह दिया है, आज जो बैठक हुई थी तमाम अधिकारियों की आरजेडी के, कि उनके बेटे के नेतृत्व में ही पार्टी अब आगे बढ़ने वाली है। और ये वही बेटी है रोहिणी आचार्य जो कह रही है कि माँ बाप उनके रो रहे थे जब वो घर से बेआबरू होकर। ये कैसी राजनीति है सर?
यहाँ पर महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, चुप्पा वोटर है, 10,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन जब घर में आती हैं तो जूता उठाया जाता है, गालियां दी जाती हैं। देखिए रूबिका जी, इस पूरे प्रकरण को एक दूसरे नजरिए से भी देखने की जरूरत है। जो बड़े राजनेता जनता के बीच संघर्ष के बल पर अपनी जगह जिन्होंने बनाई, उनमें अनेक नेताओं ने अपने अपने परिवार को पार्टी में जो अहमियत दी, जिस तरह से एक परिवार में जन्म लेने का जो लाभ है वो सीधे तौर पर बड़े पदों पर सीधे तौर पर उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि उन्हीं को वो सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके लिए कल तक लालू जी या जो भी राजनेता, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कहूँगा, परिवारवादी पार्टियों की जो पूरी त्रासदी है वो कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि लालू जी के पिता या माँ को बिहार की राजनीति में कोई नहीं जानता था। लालू जी ने अपने मेहनत के बल पर तमाम तरह के अर्थाभाव, जो आर्थिक कठिनाइयाँ उनके जीवन के शुरुआती दौर में रही, जिस तरह से मुश्किलों का सामना करके उन्होंने अपनी जगह बनाई, लेकिन परिवार, आप पूरा का पूरा नेतृत्व का शीर्ष क्रम देख लीजिए, एक परिवार के बाहर कोई भी पहले 4-5 स्थानों में आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो होना है, अगर एक परिवार में जन्म लेकर के आपको सब कुछ हासिल करने का लाइसेंस मिल जाता है तो फिर उस परिवार के बाकी सदस्यों को लगता है कि अगर तेजस्वी यादव को मिला तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये हो सकता है कई लोगों को ये बातें चुभे, लेकिन ये कई मसलों में आप चाहे वो अखिलेश यादव जी से लेकर के तमाम कई घटनाएं, आपको पहले आपने अभी के कविता का भी जिक्र किया, तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन इतनी बात तय है कि तेजस्वी यादव गठबंधन के अंदर की गांठें सुलझाने में भी असफल रहे, परिवार को भी एकजुट नहीं रख पाए, और जिस तरह के खोखले वायदों के साथ जनता के बीच ताबड़तोड़ लगातार बयानबाजी करते रहे, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए कि जो एक तपे तपाए कर्मयोगी का व्यक्तित्व है नीतीश कुमार जी का, सामने बौना विकल्प अगर हो, सिवाय एक परिवार विशेष में जन्म लेने के जिस व्यक्ति की कोई योग्यता नहीं हो, जनता ने ठुकरा दिया। नहीं पर और मामला तो बहुत आगे चला गया ना। जो बात आप कह रहे हैं राजीव रंजन जी, वो सच में भली भांति समझ में ये बात आती है, लेकिन शहजाद पुनावाला आपके पास आऊं उससे पहले कन्हैया भिलारी जी, आप तो बहुत लोगों के संपर्क में, आप तो खुद बिहार में होंगे, ये क्या हुआ सर? क्या वजह थी कि एक बेटी को इस तरीके से बेआबरू होकर गुजरना पड़ा? उसने तो सिर्फ यही पूछा ना कन्हैया जी कि कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। रूबिका जी, एक चीज बता दूं कि नीतीश कुमार ने पहले इस्तीफा नहीं दिया है, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, और 20 तारीख को ओथ भी नहीं हो रहा है। आप पता लगा लीजिएगा अपने स्तर से। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन 20 को ओथ नहीं हो रहा है। अच्छा, होने वाला था, अब नहीं हो रहा है। अब कब होगा, 21 को होगा, 22 को होगा, पता नहीं। तो ये आपको खबर कब आई? अब भी आई भाई, आप पता लगाइए। राजीव रंजन जी वही है, इस्तीफा भी नहीं दिया सीएम, इस्तीफा भी नहीं दिया है। अरे तो फिर वो आरिफ मोहम्मद खान को सौंपा क्या है उन्होंने? किसका जो भी सौंपा हो, इस्तीफा नहीं दिया है, या पता लगा लीजिएगा। और 21 तारीख 20 तारीख को शपथ ग्रहण भी नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो सवाल था, हमको परिवार का परिभाषा जरा बताया जाए। और दूसरी बात, जो ये तीर का ताड़ बनाया जा रहा है, शादी के बाद बेटियां किसकी, माने कहाँ रहना चाहेंगी और कहाँ रहना चाहिए, ये कर क्या रही हैं यहाँ कुंडली मार करके। माने जब लालू प्रसाद यादव ने विरासत सौंप दी, तेजस्वी यादव को सब मालिक बना दिया, चाबी दे दिया, ये क्या कर रही हैं यहाँ पर? कन्हैया भिलारी जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। शादी हो गई तो किडनी लेने क्यों गए थे? किसने कहा था कि बिटिया से किडनी लेनी है? लालू यादव को किडनी देने के लिए 1 करोड़ लोग तैयार हैं। क्या मतलब 1 करोड़ लोग? क्या बोल रहे हैं आप कन्हैया जी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं वही मतलब लड़कियों के लिए आप लोग सामाजिक न्याय मांगने वाले लोग हैं। आई एम सॉरी कन्हैया भिलारी जी, क्या मतलब है कि कुंडली मारकर बैठ गई है? ये क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? क्यों नहीं बैठेगी? उसके बाप का घर है वो, उसके पिता का घर है वो।
नहीं, कोई और आके वहां पर कुंडली मार के बैठ जाए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। रमीश के बारे में बोलिए ना एक शब्द, क्यों नहीं बोल रहे हैं? पति के साथ रहिए। नहीं, अरे भाई, आपको क्या पता कि फोन करके बुलाया कि नहीं बुलाया है? आपको क्या पता कि क्या आप सब जानते हैं? मैंने रोहिणी से बात की है, मैं भी जानती हूँ सर। अरे मैं भी राबड़ी देवी से बात किया हूँ। हाँ, किससे बात किया आपने? देवी से बात किया हूँ। क्या किससे बात किया? उनकी घर कल से मैंने बात किया। मैंने किससे बात की? उसकी राबड़ी देवी से बात की मैंने भी रोहिणी से बात की। बात करते हैं। हाँ, तो क्या ये बहुत बतंगड़ बना रही है। नहीं तो आप क्या कह रही हैं? राबड़ी देवी ने क्या कहा है? अरे जब आप रोहिणी पर विश्वास करते हैं, मेरे बात पर विश्वास नहीं कर सकते। नहीं, पहले रुकिए आप, कन्हैया जी बताइए, राबड़ी देवी ने क्या कहा कि मेरी बिटिया कुंडली मारकर बैठ गई थी यहाँ पर? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, शादी के बाद बेटी को इस घर में क्या जरूरत है? वो शादी के बाद वहां पर इसलिए पहुंची थी क्योंकि उसे बुलाया गया था। जी नहीं बुलाया गया था। क्या मतलब जी नहीं? मैं कह रही हूँ आपसे, वो अपने से आती है। मैंने क्या मतलब अपने से आती है सर? और अपने पिता का घर अपने से आती है तो रोक लेंगे आप? आती है कि तेजस्वी की जगह मैं पार्टी को लीड करूं, तो क्यों नहीं कर सकती वो लीड? क्या प्रॉब्लम है? लालू प्रसाद यादव तय करेंगे। नहीं, किडनी लेने के लिए लालू प्रसाद यादव को कितने लोग आगे मैं कहा कि 1 करोड़ लोग लालू को किडनी देने के लिए तैयार हैं। अरे तो क्यों नहीं दिए? अरे बात आप क्या है, कहाँ बात करती हैं? हाँ, करोड़ों लोग थे लेकिन मिली बेटी। इसीलिए पूछा कि परिवार का परिवार, आप अपने भाई के यहाँ हैं, अपने पिताजी के यहाँ हैं? हाँ हूँ मैं, मेरी पत्नी मैं अपने पिता के साथ रहती हूँ, मेरे पति भी रहते हैं, मेरे पिता भी रहते हैं। क्या सनातन धर्म में ये नहीं है शादी के बाद? अरे छोड़िए आप, सनातन धर्म में नहीं है, आप मुझे मत सिखाइए सनातन धर्म। पति के यहाँ रहती है, अपने सास ससुर के साथ रहती है, पति के साथ रहती है। अच्छा, और तेज प्रताप यादव बता दीजिए अब मुझे। तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप में क्या दिक्कत है? तो सुन लीजिए, तेज प्रताप यादव की शादी हुई, तलाक भी नहीं हुआ, वो लवलाकिस करने लगे। यही करने के लिए बोला गया था उनको। अच्छा, तो इसीलिए आपने उसे बेदखल कर दिया? अरे वो तो लालू यादव ने किया, तेजस्वी थोड़ा किया, तो लालू यादव ने कहा कि तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने नहीं, लालू प्रसाद यादव ने घर से निकाला है रोहिणी को? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अपने से गई हैं, बात का बतंगड़ बना करके गई हैं। उनको 5 सीट पर बनाया, बताइए मुझे आप। उनको 5, अब सुनिए तब, उनको 5 सीट पर कैंडिडेट तो दे रही थी, उनको एक अलग से हेलीकॉप्टर चाहिए था, बहुत उनको विरासत में, मतलब कि मैं विरासत संभालू, ये चाहिए था। अच्छा, बिना माने बात को जब तब आ जाती है। हेलीकॉप्टर का हंगामा पहले कर लेती सर, चुनाव के बाद क्यों किया उन्होंने? आपके घर में मातम जब हो जाएगा तो यही सब सवाल उठाइएगा। क्या मतलब मातम जब हो जाएगा? मातम नहीं है कन्हैया बेलारी जी, प्रॉब्लम आप लोगों में ये है ना कि आप इतना पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, आपको हर चीज में लड़की वैम्प दिखती है, हर चीज में लड़की की गलती दिखती है। पति के घर चली गई है, ये बाप का घर अब उसका नहीं रहा है, उसको ये करना चाहिए, बाकी सब हेलीकॉप्टर में घूम सकते। लड़की ने हेलीकॉप्टर मांगा तो बाप की विरासत मांगी। शादी के बाद बिटिया अपने हाथ चली जाती हैं, जाना भी चाहिए, बुलाने पर आना चाहिए। आप जैसे लोगों की वजह से ही आज महिलाएं इस तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं। पति के घर चली जाती है तो फिर किडनी क्यों ले ली? करोड़ों लोग तैयार थे तो लेते ना करोड़ों लोगों से। सुन लिया शहजाद पूनावाला, ये तो असलियत है, ये सामाजिक न्याय है महिलाओं के लिए। वंडरफुल सर, ताली बजानी चाहिए, सारे दर्शकों को ताली बजानी चाहिए। कन्हैया बेलारी जी, वेरी गुड, ताली बजाती हूं मैं आपके लिए। आज मैं वाकई हैरान हूं और मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि मैं इस पैनल पे बैठा हूं। माफ कीजिएगा रूपिका जी। हाँ, ये हो सकता है कि शादी के बाद बेटी के 1 नहीं 2 घर हो जाए, पर क्या बेटी कोई वस्तु है क्या कि मतलब कि एक बार उसकी शादी हो गई तो वो अब अपने घर की नहीं रही और वो किसी और की हो गई? ये कोई वस्तु की बात कर रहे हैं आप? एक बेटी की बात कर रहे हैं। और देखिए, मैं व्यापक मुद्दे पे आना चाहता हूँ। किसी का घर परिवार पार्टी में क्या हो रहा है ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि अगर घर की बेटी के साथ चप्पल दिखाने से लेकर गाली गलौज हो रहा है और वो सार्वजनिक कर रही है एक नहीं अनेकों बार, तो ऐसे व्यक्ति, परिवार और पार्टी से क्या अपेक्षा करते कि बिहार की बेटियों के साथ क्या करते जब अपने घर की बेटी का सम्मान और संरक्षण नहीं करे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कहां आ गई है ये पार्टी और परिवार कि रमीश को बचाने के लिए या संजय को बचाने के लिए अपने घर की बेटी रोहिणी को अपमानित करना? नहीं, बेटा का दोस्त है ना, बेटा का दोस्त है। तीसरी बात, तो राजा बेटा होता है। अब इसके आगे भी मैं 2-3 पॉइंट जल्दी से रख देता हूं। आपको पता है, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? सुनिए रूबिका जी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उदित राज, इंसान पत्थर, लकड़ी या लोहे का तो बना नहीं है। जिस परिवार में ऐसी नोकझोंक ना हो वो इंसान नहीं होंगे, देवता होंगे। अब बड़ा चढ़ाकर मीडिया दिखाती है, इनमें कमी सबको नजर आती है।
करोड़ों बेरोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है। रोहिणी आचार्य का ही मामला क्या राष्ट्रीय समस्या है क्या? एक दिन उसको भी पछतावा होगा। क्या मिल रहा है मीडिया को हवा देकर? कम से कम माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए था। ये मेरा बयान है। ये कांग्रेस की सोच देख लीजिए। वो कह रही, उदित राज, वो कहते हैं बड़ा चढ़ाकर ये राष्ट्रीय समस्या है। सोचिए, बच गई बिहार की महिलाएं, बिहार की जनता कि ये परिवार काबिज नहीं हुआ सत्ता में। अन्यथा सोचिए कि किस प्रकार से बिहार की महिला को चंपा विश्वास के साथ, शिल्पी जैन के साथ क्या किया। मां की गाली तो दी और जस्टिफाई किया ना। आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए अभी दोपहर को भी मैं हर्षवर्धन जी वगैरह को सुन रहा था। अभी जो आपने पूरा डिस्क्राइब किया और जो हमारे सीनियर नेता राजीव जी ने भी बोला है, मुझे तो औरंगजेब का आभास हो रहा है। पिता को कैद कर दिया, थोड़ा सा पानी खाना दे रहे हैं और उनके नाम की सारी चीजें हत्या कर अपना फरमान चला रहे हैं। और अपने भाइयों को, उस समय पर भाइयों का सिर कलम करके दे दिया था दारा शिकोह का। अब तेज प्रताप को घर से बाहर, रोहिणी को घर से बाहर, और सारी बेटियां घर से बाहर निकल गई हैं। सारी बेटियों के, और जो शब्द ये बेल्लारी साहब ने बोला है कि 1 करोड़ लेकर किडनी दी, मैं कहता हूं बेल्लारी साहब, आपको कोई 1 करोड़ देगा ना, तब भी आप अपने परिवार वालों को नहीं देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं तब भी आप नहीं देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं करोड़ों लोग किडनी देने को तैयार थे। करोड़ रुपए लेकर किडनी नहीं, वो कह रहे हैं करोड़ों लोग किडनी देने को तैयार थे। उन्होंने ये भी कहा कि पैसा लेकर दिया है। नहीं, ऐसा उन्होंने दिया है, पैसा लेकर दिया है। उन्होंने बोला है पैसा लेकर दिया है। वाला हूँ, इतना गलत मत बोलिए। मैं पैसा लेकर के नहीं कहा। तो संजय यादव और ये उनकी जो इकोसिस्टम में फैला रही है, गलत है कि नहीं? क्योंकि ये पूरा आरजेडी फैला रहा है कि पैसा लेकर गंदी किडनी दे दी। अब बताइए उस पर क्या स्टैंड है? वो फैला रहे हैं कि आप फैला रहे हैं? ये फैला रहे हैं। रोहिणी ने लिखा है, रोहिणी ने लिखा है कि ये कहा गया है। रमीज ने कहा, किसने कहा है? वो कह रही है ना। आपने उसको, रोहिणी की बात पे भरोसा नहीं है, रमीज की बात पर नहीं। आप रमीज की बात पर भरोसा कर रहे हो। मैं उस परिवार के एक एक चीज जानता हूँ। रोहिणी जो भी अच्छा, रमीज को जानते हैं? गलत बोल रही है। बेल्लारी साहब रमीज को जानते हैं? उस पर तो हत्या का आरोप है। हत्या के आरोपी का विश्वास और बचाव करेंगे, रोहिणी का नहीं। अरे भाई, हत्या के आरोपी तो कितना महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय घर में नहीं है। आरोप ना है भाई, आरोप कन्विक्टेड नहीं ना है, आरोप है। अच्छा, आरोप ये बात दूसरे नहीं, आप दूसरे तरफ ले जा रहे हैं ना। एक सेकंड, मेरा साफ कहना है कि शादी के बाद बेटियां अपने पति के साथ रहती हैं और बुलाने पर अपने बाप के यहाँ आएंगी, माँ के यहाँ, या भेंट करने के लिए कभी कभार आ जाएंगी। अच्छा? ये तो ये उदारवादी प्रोग्रेसिव समाजवादी सोच है। कन्हैया बेल्लारी जी, एक सेकंड, और ये सामाजिक न्याय। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको बता दूं, अभी रोहिणी आचार्य मुंबई में है, उनकी सासू माँ के पास है वो। रहना भी चाहिए। हाँ, रहना भी चाहिए। क्या वो डिसाइड करेंगे? आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि उनको अपनी माँ के पास रहना, अपने पिता के पास रहना है तो वो वहां जाएंगी। उनको अपनी सास के पास, अपने पति के पास रहना है तो वहां जाएगी। आप थोड़ी डिसाइड करेंगे सर, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। वही ना कहा, तेजस्वी क्या कह रहे थे कि आप दीदी हैं, आप मेरी माँ हैं, आप आई रहिए गई। अब भाई यही तो बात है। कोई भी बेटी नहीं रहती है अपने इतना दिन तक बिना जो हो रहा है कि हमको पार्टी में ये करिए, वो करिए। अच्छा, अचानक आए सुबह उठकर तेजस्वी बाबू और कहा, प्रिय दीदी, आप इतना टाइम तक यहाँ पर रही और अब जो है चुनाव खत्म हो गया है, अब आप यहाँ से चली जाइए। अचानक क्या रोहिणी को रोना आया? अचानक ये सारी बातें हुई हैं? वो चुनाव से पहले कर लेती ना। रूबिका जी, ये पता लगाइए कि 10 नंबर में उस रात जो है ये भी थी, इनकी सारी बहनें थी, सारी बहनें चली गई। वो आई थी जश्न मनाने के लिए कि भाई सीएम बनेगा, जश्न मनाएंगे। अब यहाँ हो रहा है कि सबको घर से निकाला जाने लगा, सबको घर से निकाला जा, ऐसा थोड़ा है। अब जश्न मना नहीं, करारी हार हो गई, मातम हो गया, तो बेचारी अपने घर चली जा रही है। इनके जैसा नौटंकी नहीं कर रही है। जरूरी होता है क्या? नहीं तो गाली देने रोहिणी की तरह नहीं तो गंदगी करने की क्या जरूरत थी? गाली क्यों दी जा रही? कौन गंदगी किया? गंदगी सुनिए, घर की बात बाहर आदमी नहीं ले जाता है। ये घर की बात कौन है आप बोलने वाले? कन्हैया बेल्लारी जी, क्या बोल रहे हैं आप? आपको समझ में आ रहा है? लड़की क्या है, गाली सुनने के लिए बैठी हुई है? मैं कहा क्योंकि वो लड़की है और भाई के घर में है तो वो गाली भी खाएगी, जूता भी खाएगी, बदतमीजी भी सहन करेगी और उसके बाद घर बाहर आकर मुस्कुराएगी और कहेगी भैया हार गए, अब मैं घर जा रही हूँ। कन्हैया बेल्लारी जी, सॉरी, शेम ऑन यू सर फॉर दिस। किसी ने उनको गाली दिया हो, किसी ने चप्पल मारा, हाँ दिया है उनको, गाली दिया है उनको। वो कह रही है और मैं एक महिला की बात मानूंगी, मैं एक महिला की बात मानूंगी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। आप मत मानिए। बेल्लारी जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सवाल, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। बेल्लारी जी एक सवाल,
अभी आपने कहा कि बेटी को अपने घर में नहीं, उनको अपने पति के घर में रहना चाहिए, ठीक बात है। ऐश्वर्या राय तो अपने पति के घर में थी, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड बोला कि राबड़ी जी ने मेरे सिर पे बाल पकड़ के मुझे पीटा और मुझे खाना पीना नहीं दिया, और ये तो उन्होंने एफिडेविट में दिया है। अब बताइए बेल्लारी जी, वो तो घर की बहू थी, उनको गाली दी गई, उन्होंने कोर्ट में केस किया, वो भी झूठ? हाँ, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, उस पर मैं आपके साथ हूँ। तो बेटी के साथ भी ये, बहू के साथ भी ये। कन्हैया जी प्लीज, आपकी बिटिया है? कन्हैया जी बिटिया है आपकी? नहीं, बहू है, बेटे हैं। हाँ बेटे हैं ना आपके, बिटिया होती ना तो पिता वाला कलेजा आपका होता और आप समझ पाते। ये बात मत कहिए। नहीं, बिटिया होती ना तो आपको समझ में आता। अगर मेरे पिता ये प्रोग्राम देख रहे होंगे ना सर, वो आप, अरे 7 बहनों में से कितनों को आपने गाली दी है और जूता दिखाया है? बहनों को मैंने कितने बहनों को आपने, मुझे ये बताइए बेल्लारी जी, शादीशुदा है? 7 बहनें आपकी शादीशुदा है? शादीशुदा। हाँ, आपने कितनों को घर से बाहर निकाला है? कितनों को घर से? अगर कुंडली मार करके बैठ जाएंगे हमारे घर में, क्या होता है? कुंडली मार के बैठना क्या होता है हर्षवर्धन जी? ये देखिए, गजब लोग हैं हर्षवर्धन जी। मैं शर्मिंदा हूं आज। कन्हैया जी, मैं इतना टाइम से आपको जानती हूं, मैं आज शर्मिंदा हूं कि आप इस तरीके की बातें करते हैं। पंकज जी सुन रहे हैं, पंकज जी की भी बिटिया है, मेरी मित्र है वो। पंकज जी, आपके घर पर आकर आपकी बेटी शादी के बाद रहेगी तो कुंडली जमाना कहेंगे उसे? पंकज जी, कुंडली जमा कर बैठ जाएगी बेटी आपकी? दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से कन्हैया बेल्लारी जी बात कर रहे हैं, वो सचमुच मतलब मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। एक परिवार में, वो राजनीतिक परिवार है, उसमें अपना जो विवाद चल रहा है वो उनका एक निजी प्रसंग है, उस पर भी कोई टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये हमारे भारतीय समाज में जो वंशवाद का हाल है, राजनीति में खासकर और वैसे समाज के हर क्षेत्र में उन वंशवादी पार्टियों का ये हाल है। शरद पवार, अजीत पवार, अखिलेश यादव, शिवपाल, चिराग पासवान, चाचा पारस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जगन रेड्डी, शर्मिला, केसीआर, केटीआर, कविता। देखिए, क्या है कि जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जोर पकड़ने लगती हैं तो बहुत सी दिक्कतें पैदा होती हैं। राजनीतिक दलों को इस बुराई से निपटना पड़ेगा। ये जो वंशवादी सियासत चल रही है, इससे अगर नहीं निपटेंगे तो बहुत मुसीबत होगी। और इससे कोई एक पार्टी का ये सवाल नहीं है, सबसे ज्यादा वंशवादी है कांग्रेस में। लेकिन करें क्या? भारतीय जनता पार्टी में भी 17% विधायक और सांसद वंशवादी है। मार्क्सवादी पार्टी तक में 8% वंशवादी प्रतिनिधित्व है। तो ये एक ऐसी बुराई, ये एक ऐसा कोढ़ हमारी राजनीति में घुस गया है कि और उदित राज पे बात करो। किस पर? उदित राज बोल रहा है चप्पल दिखाना नॉर्मल है, ये कोई समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत नोकझोंक हो जाता है, ये लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले कह रहे हैं, उस पर बोलो भाई। मैं यहाँ किसी उदित राज या किसी राजनीतिक दल की हिमायत करने के लिए नहीं बैठा हूँ। उदित राज अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। कन्हैया बेल्लारी जी जिस तरह की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है। मैं एक बड़े आयाम की बात कर रहा हूँ, आप उसमें पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। नहीं, बड़ा आयाम यही है कि घर में बेटी, बड़ा आयाम ये है शहजाद जी, बड़ा आयाम ये है कि वंशवादी राजनीति से हर राजनीतिक दल को निपटना पड़ेगा। सर, ये वंशवादी नहीं है, जरूरी है। ये वंशवादी नहीं है, ये बेटावादी है। इसे वंशवादी नहीं कहते हैं, ये पुरुषवादी है। हर्षवर्धन जी, इसे वंशवाद नहीं कहते। मैं वंशवाद तो एक बार फिर झेल लूंगी, लेकिन ये कहना कि बेटा ही राहुल गांधी ही कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, प्रियंका गांधी बाद में आएंगी, के कविता बाद में आएंगी, पहले दूसरा बेटा आएगा। यहां पर रोहिणी जो है वो कुंडली, सांप है क्या रोहिणी कि कुंडली मार कर बैठ गई है? ये बेटी की हालत है। आज मुझे ये डिस्कस करना पड़ा है आप लोगों के सामने। आप पुरुषवादी कह रही हैं रुबिका जी, दिखाता हूं शादी करके पत्नी को छोड़ देना, वो कौन वादी हुआ? ये एक मिनट बेल्लारी जी, अब आप कौन वादी है? तो आपकी बात आएगी तो फिर बोलिएगा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मनुस्मृति का श्लोक है रुबिका जी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फला क्रिया। यानी जिस घर में
नारी की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता, उसका बहुत बुरा हाल होता है। बिलारी जी कह रहे हैं आ गए मनुवादी। हाँ भाई, मनुवादी हैं, आपकी तरह नहीं है कि आप कहें कि बेटियां कुंडली मारकर बैठ जाती। पता नहीं जुबान कैसे नहीं जल गई आपकी। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि चुनाव भर आपको क्यों सही चुनाव नहीं दिखता रहा, क्योंकि आप तो राबड़ी जी और लालू जी से बतियाते रहे। आपको पता ही नहीं था क्या हो रहा है बिहार चुनाव। नीतीश कुमार जैसे नेता के बारे में आपको दुनिया भर की चीजें समझ में आती रही, लेकिन आपको जहां गड़बड़ थी वहां कुछ नहीं दिखा। आप नीतीश कुमार को दूसरी चीजों पर नहीं कह रहे थे, आप सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे थे बिलारी जी। और शर्म आ रही मुझे कि आप जिस तरह से बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं। कुंडली मारकर बैठना है तो क्यों सारण से चुनाव लड़ाया था, बताइए नहीं जरा। क्यों मीसा भारती को भेजा हुआ, क्यों चुनाव लड़ाया? और आप कह रहे हैं कुंडली मारकर बैठ गई। मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि जहां लड़की कह रही हो कि चप्पल चल गया मेरे ऊपर, वहां भेलारी जी और उदित राज कह रहे हैं कि तो सामान्य है। क्या करेगा आप, डंडा मार के भगा दीजिएगा? और क्या कोई गया था वहां रुकने के लिए? क्या सचमुच रोहिणी आचार्य, मैं नहीं जानता उनके घर का हाल, मुझे नहीं पता, आप तो घर के अंदर घुसे हुए हैं बिलारी जी, मैं तो नहीं गया हूं। लेकिन ऐसी शर्मनाक बातें मेरे मुंह से कभी नहीं निकल सकती। आप मुझे मनुवादी कह रहे हैं, लेकिन मैं तो स्त्रियों का सम्मान करता हूं, और आप मनुवाद के विरोधी, आप देखिए क्या कर रहे हैं। और मैं तो समझ नहीं पाता हूं, ये जो डिबेट चल रही है, जिस डिबेट में अभी आप चुप हो गए, ये तो सच है जो रूबिका ने कहा कि लड़की लड़का विरासत लड़कियों, मैं चुप होने वाला नहीं। पैतृक संपत्ति, चलिए मैं आता हूं ना, पैतृक संपत्ति में आप घर दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, चलो समझ में आया। अगर पिता ने राजनीतिक कोई अर्जित किया है, या तो वंशवाद के खिलाफ हो, ये किसी को नहीं मिलेगा। तेजस्वी के कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए थे, बताइए जरा आप, क्यों मिलना चाहिए? और फिर तेजस्वी को मिलना चाहिए तो मीसा, रोहिणी या कोई और अगर आना चाह रहा है, और बेटियां तो है ही नहीं, वो तो नहीं आती है मांगने के लिए अपना हक, राजनीतिक हक तो नहीं मांग रही, तो ये कैसे तय हो जाएगा? और यही मानसिकता है जिसने लाख कोशिश के बावजूद, अब आज ये बात पहले भी होती रही है, हो सकता है पंकज शर्मा जी और प्रकाश डालें, प्रियंका गांधी के साथ के लोग बार बार कहते हैं कि चूंकि राहुल गांधी को आगे बढ़ाना इसलिए प्रियंका को पीछे रखना। मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, ना प्रियंका का ना राहुल का। जो आएगा अपनी जितनी ताकत लगाएगा उतना पाएगा। कोई प्रियंका ने अभी तक कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन ये कौन सी बात हुई? और कितने मतलब टीवी डिबेट पर, नेशनल डिबेट पर, देश दुनिया में लोग आप देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं रूबिका के शो में, और आप कैसे जा रहे हैं? आप कह रहे हैं अपने घर में रहे, तो कहां वो उस घर में रहने जा रही? शादी हो गई, उसका घर है भाई, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको निकल जाना चाहिए था, उसको सवाल जवाब नहीं करना चाहिए था। यानी जब तक कोई कुछ करे, यही बात तो रोहिणी ने कहा ना कि किसी बेटी को अपने पिता माता के लिए नहीं करना चाहिए अगर उस घर में बेटा है तो। आप भी वही बात कर रहे हैं, आप तो रोहिणी की बात को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब लालू राबड़ी के आवास में वही सब चल रहा है। मैं बताती हूं आपको, एक सेकंड। वो लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर में क्यों इलाज करवाया सर? बिलारी जी बताना मुझे। इलाज इसीलिए करवाया, महादेव ने अपनी पत्नी सती से कहा था। मैं महादेव और सती जी की कथा बाद में सुन लूंगी, पहले मुझे ये बताइए सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव, नहीं बिलारी जी पहले बताइए, सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव ने क्यों अपनी किडनी का इलाज करवाया? क्यों सिंगापुर में? इसीलिए करवाया कि आप यही आकर कीजिए। क्या जो कर रही हैं? नहीं, जो सवाल पूछिए उसका जवाब दीजिए आप मुझे। आप परिवार तोड़ने आ जाइए, पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। सिंगापुर में क्यों करवाया लालू प्रसाद यादव ने? कौन बेटी है? इलाज करवाए रोहिणी, खाना पका पका कर खिलाए रोहिणी, तकलीफ में रहे रोहिणी, किडनी दे रोहिणी, जूता खाए रोहिणी, और चुप भी हो जाए रोहिणी। और रोहिणी जब अपनी जुबान खोले, अपना मुंह खोले, तो आप जैसे लोग आकर बोलेंगे कि वो घर में कुंडली जमा कर बैठ गई। क्यों तब लालू प्रसाद यादव को और तब लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को याद नहीं आया कि सिंगापुर में बेटी के घर में थे, बेटी के साथ अस्पताल में थे, बेटी की किडनी पर जो है पिता को जीवन दान दिया गया है? तब याद नहीं आया कुंडली मारकर बैठी हुई बेटी? इतना डिबेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को छोड़, नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को जूता नहीं दिखाया, नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को धक्का देकर बाहर नहीं निकाला। नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। बचपन में उनकी मां ने उनकी शादी तय कर ली थी, कम उम्र में, समझ नहीं थी तब।
जानते क्या है आप? उनकी पत्नी ने आकर ट्वीट नहीं किया, उनकी पत्नी से जाकर मीडिया वालों ने, आप जैसे लोगों ने खूब पूछा, खूब गालियां बुलवाने की कोशिश की। रोज आप लोग यही काम करते हैं, रोज यही बात करते हैं। मैं बोलती हूं आपको, आज कब आई वो महिला ये कहने के लिए कि मुझे हक दिलाइए? कब आई ये महिला कहने के लिए? दोनों मियां बीवी में जो तय हुआ वो तय हो गया, बात खत्म। ये मियां बीवी की बात है। मैं बेटी और बेटे की बात कर रही हूं, मैं बहन और भाई की बात कर रही हूं। क्या बार बार आप चले जाते हैं मोदी और यशोदा बहन पर? मैं क्लियरिटी देती हूं आपको। मैं हमेशा ये कहूंगा, लेकर आइए आप यशोदा जी को, लेकर आइए यशोदा जी को, बात कर लेते हैं सर। आप जैसे बहुत लोग गए हैं उनके घरों के बाहर, घूमे हैं माइक ले लेके, ये सोचते हुए कि एक कोई चीज है जो मोदी को नीचा दिखा देगी। बता दीजिए उस महिला ने ऐसा कुछ कहा हो, कभी कह दिया हो? आप देख लीजिए गूगल को, क्या क्या बेचारी बोली है। हाँ, आप लाइए ना, बताइए ना। मैं हमेशा देखिए करूंगा, शादी के बाद बेटी का हर बार आपको महिला के नाम पर एक नाम सूझता है सर। मैं कह रही हूं, कब उस आदमी ने अपमानित किया है, मुझे ये बताइए। अरे इससे बड़ा बेटी कुंडली मारकर बैठ गई है। मैं ये बात कभी भूलूंगी नहीं कन्हैया बेलारी जी। वो बेटी तब आपको याद नहीं आई थी जब किडनी दे रही थी, वो बेटी तब याद नहीं आई थी जब पिता का इलाज वहां सिंगापुर में करवा देते ना तेजस्वी यादव, दे देते ना किडनी। किसी ने रोका था उनको? हाथ पकड़ लिया था किसी ने? देव ज्योति जी, जी महिलाओं की क्या क्या इज्जत है, बताइए मुझे। मुझे तो लगा कि वीवीपैट और जो जिस तरह से जो है बिहार का चुनाव की मुद्दा जो है, मुद्दा नहीं रहा, मुद्रा रहा, उसके बारे में कुछ चर्चा करते, लेकिन कोई बात नहीं है। आदरणीय लालू यादव जी के परिवार के लिए चर्चा नहीं, आपके लिए चर्चा का विषय नहीं है। एक महिला को उसके घर में जूता दिखाया गया, गाली गलौज की गई, ये आपके लिए चर्चा का विषय नहीं है। आज सबसे बड़ा चीज है कि पुणेवाला जी जो है आरोप नहीं लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन जो है परिवारवाद का पार्टी है। किसी को आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने टिकट नहीं दिया परिवार में, लड़ते रहे लोग। कब इमोशनल, हमको भी कुछ कुछ बातें पता है कि उन्होंने कहा कि नहीं, अपने परिवार की बात की मैं राजनीति नहीं करूंगा, जो सबसे बड़ा आरोप आदरणीय लालू यादव जी के परिवार पे और हमारे पार्टी में भी है कि हमारे पार्टी में भी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ा। और तेजस्वी यादव कौन है? बता दे रहे हैं सर, आस्ते कौन है तेजस्वी यादव? देवज्योति जी, परिवारवाद को टिकट नहीं मिलेगा, पर लालू प्रसाद यादव के बेटे को टिकट मिलेगा। क्यों? बिटवा का टिकट लेगा? कौन से सुर्खाब के पर है? नहीं, कौन से सुर्खाब के पर है? बातें बोल रहे हैं, हम आदरणीय का नाम लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे भी वो आदरणीय हैं और देश के नेतृत्व कर रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि डर के लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग किसी के परिवार के मामले में राजनीति नहीं करते हैं। और 14,000 रुपए पेंशन में बेचारी गुजरात में वो पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। 14,000 रुपए घूम फिर कर एक मुद्दा है आपके पास, लेकिन आप लोगों को अपना सर ना शर्म से झुका देना चाहिए। देवज्योति, शर्म से झुका देना चाहिए। अब वो लड़की पिछड़ी नहीं रही। हाँ, दुनिया भर की तमाम पिछड़ी महिलाओं के हक के लिए आवाज बुलंद करने वाले आप सब के सब सर झुका दीजिए, झुका दीजिए। बेल्लारी जी अपना सर, देवज्योति जी आप भी अपना सर झुका दीजिए। अब मत आना कभी ये कहने के लिए कि पिछड़ी जाति की महिला के साथ अन्याय हो रहा है और देखिए इस देश में क्या क्या हो रहा है। आप लोग ये हक खो चुके हैं, खो चुके हैं ये हक। एक शब्द नहीं बोला गया आप लोगों से, घूम फिर के आ जाते हैं एक ही मसले पर। महिलाओं की बात मत कीजिए बस। बेल्लारी जी मुस्कुरा रहे, मतलब क्योंकि बेटी नहीं है ना, बेटी होती ना इनकी तो इनको वो दर्द पता चलता। कल भी मैं आपका